अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो तो आपको मालूम ही होगा। चैनल को देखे बगैर आप कैसे आ गए भाई। चलें, न्यू जो स्टूडेंट उनके लिए इंट्रोड्यूस करा देते हैं। चैनल का नाम है बायोलॉजी की वबा। इस प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ चैप्टर्स को अपलोड कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, और इंशाल्लाह अब जो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि एमसीक्यूज़ की तैयारी भी आपकी अच्छे से हो सके। ये हमारी इनिशिएटिव है, जो नया इनिशिएटिव हमने ले लिया है, और इंशाल्लाह अब वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। मगर न्यू फ्रेंड से इस साल तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहली वीडियोस में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। ये चैप्टर हमारा 13 तारीख से चल रहा है और पहला महीना था, 13 तारीख थी उस दिन। 2025 से ये स्टार्ट किया गया था चैप्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह के करम से और फजल से हम लोग एक अच्छे खासे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए अपने आखिरी मंजिलों पे पहुंच चुके हैं। और वो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, हमने पढ़ लिया। जब आखिरी पढ़ा मेरे को बहुत मज़ा आया उसको पढ़ाते हुए। उम्मीद आपको भी समझ आ गई होगी कहानी सारी। पूरी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया था कैसे आप जो टी लेते हैं, कैफीन लेते हैं, निकोटीन, कॉफ़ी, ये सारी पूरी कहानी A to Z मैं आपको समझा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट बात है, अब वो जो नेक्स्ट कहानी क्या है उसको हमें देखना है। और जो नेक्स्ट कहानी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। अब वो है डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। सही है, डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो हमारा सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग आ जाती है वो आपको मालूम होनी चाहिए, बुक के अंदर भी लिखी हुई है। और और इतनी मुश्किल बातें नहीं लिखी हुई, छोटी छोटी बातें लिखी हैं, कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं लिखा। कितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हो ना असल में, तो आपको आसान ही लगेगा पढ़ना, क्योंकि हर इतनी सारी डिजीज़ पहले ही पढ़ चुके हो, चाहे वो स्टमक हो, मतलब हर अल्सर सब पढ़ चुके हैं आप ये सारी बातें। तो अगर ब्रेन की चंद बातें पढ़ लेंगे तो कोई इतनी मुश्किल नहीं होंगी, पता चल जाएगा। तो वस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं ये। अब ये वस्कुलर का नाम आ गया है तो फिर आपको पता चल गया होगा कि जहाँ वस्कुलर नाम आ जाए तो आप खुद बता सकते हैं कि जब अगर वस्कुलर नाम आ गया है तो उससे क्या मुराद होगा। जाहिर सी बात है, अगर वस्कुलर नाम है तो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। वस्कुलर नाम आ गया तो इसका मतलब ये है कि वेसल्स की बात की जा रही है, और वेसल्स में क्या क्या आ जाते हैं, कैपिलरी वेन और आर्टरी, ये सारी तीन चीज़ें आ जाती हैं। सही है। तो जिसके अंदर ब्लड जहाँ सर्कुलेट करो, वेसल्स के अंदर सर्कुलेशन जो हो रही होती है वेसल्स में हो रही होती है, और वो नर्वस सिस्टम होती है। अब इसके अंदर ये वस्कुलर की चंद बातें जो आपके पास लिखी हुई बुक में आप देख लें, मैं यहाँ पे बड़बड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्ट्रोक। सही है, एक डिजीज है स्ट्रोक। अभी स्ट्रोक कैसे हो जाता है, देखो बच्चों, स्ट्रोक कोई डिजीज नहीं, डिसऑर्डर नहीं, बल्कि ये एक सिम्टम है जो किसी वजह से हो सकता है। क्या वजूहत हो सकती हैं एक बार फिर समझ लो कि ये मैंने आपको बोला कि ये नॉट अ, ना ये डिजीज है ना ये एक सिम्टम है। याद होना चाहिए ये एक सिम्टम है। जाहिर सी बात है, स्ट्रोक ऐसे खुद ब खुद नहीं हो जाता, ना ये एक बीमारी है, ना ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, कोई भी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये सिम्टम है। अब ये सिम्टम क्यों होता है ये हमें देखना है। और स्ट्रोक का मतलब क्या है कि ब्लड का क्या होना है कि ब्लड का जो है ब्लड वेसल फट जाती है और ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर, सॉरी, जो ब्लड है उसके अंदर एक सेल है जिसका नाम क्या है, प्लेटलेट सेल्स है। अब वो क्या होता है, खून जमना शुरू हो जाता है। अब वो उससे क्या होता है, एक जगह सपोज करो ये एक ब्लड वेसल है, सही है, यहाँ से डैमेज हो जाती है। अब क्या होगा कि ना, यहाँ पे खून आएगा, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, आगे पहुँचेगा नहीं, यहाँ पे जम जाएगा, सही है, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी और फिर यहाँ पे ब्लड जमा रहेगा, जिसकी वजह से मज़ीद ब्लड जो है बर्स होगी, जिसकी वजह से हीमाटोमा हो जाता है। फिर अभी हीमाटोमा एक अलग है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन जब आपको स्ट्रोक होता है, जब आपकी ब्लड वेसल यहाँ से रप्चर हो जाती है तो यहाँ पे खून एक्यूमुलेट होगा, और फिर यहाँ से जो है आगे मतलब खून नहीं पहुँच पाएगा। जब आगे खून नहीं पहुँचेगा, जो बाकी ब्लड वेसल है वो भी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर हीमाटोमा हम नाम दे देते हैं। वो फिर एक डिसऑर्डर हो जाता है जो कि एक सीरियस कंडीशन है। सही है, ब्लड क्लॉट होगा। ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। आगे चलो, अब ये क्यों होता है, सिम्टम क्यों आ जाता है, हाइपरटेंशन की वजह से होता है। एक हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन क्या है मालूम होना चाहिए आपको, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी। जो बच्चे को समझना है वो कमेंट में बता सकता है। और क्या हो सकता है, स्मोकिंग, डायबिटीज़, सही है, अल्कोहल, कोकेन एब्यूज, सिम्टम क्या क्या होंगे। सही है, मतलब ये तो सिम्टम हो गया, यानी इसकी वजह से आपको क्या फील होगा, क्या आपको स्ट्रोक हो गया, क्या ऐसे पता चलेगा कि आपको स्ट्रोक हो गया है। सही है।
अच्छा, अब वो किस तरीके से होगा? जो उसका एक एक्चुअल सिम्टम है, खुद तो एक सिम्टम है, लेकिन इसकी वजह से और सिम्टम जो प्रोड्यूस होंगे क्या होंगे? ब्रेन डैमेज हो जाएगा, लॉस ऑफ बैलेंस होगा, कोऑर्डिनेशन, मतलब हेड पैरालिसिस, ये सारी कहानी होती है। ट्रीटमेंट क्या है? रिस्टोरिंग ब्लड कर दिया जाए प्लेटलेट ताकि और हीमाटोमा ना हो, ये सारी इसकी है सिम्टम। अब हीमाटोमा की तरफ आओ फिर फटाफट से। हीमाटोमा क्या कहता है? आसान आसान बातें हैं, कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। हीमाटोमा, टोमा, ये सर क्या कहते हैं कि ये कब होता है कि ना, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन, मैसिव एक्यूमुलेशन है ब्लड इन स्पेस एंड ऑटोमा कवरिंग के अंदर हीमाटोमा हो जाता है। हाइपरटेंशन है। हीमाटोमा कब होगा? मैंने आपको बताया। स्ट्रोक तो एक नॉर्मल चीज़ है, जिसको अगर स्टोर कर लिया जाए तो हीमाटोमा तक बंदा नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर स्ट्रोक को हम सर्वाइव, मतलब स्ट्रोक ना किया जाए, तो ये सीरियस कंडीशन में चला जाता है, वो होता है हीमाटोमा। हीमाटोमा के बाद आप पहुंच जाते हो। हीमाटोमा कब होगा? जब स्ट्रोक होगा। स्ट्रोक के बगैर हीमाटोमा नहीं हो सकता। तो स्ट्रोक कब होगा? कोई इंजरी हो जाए, कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो एक छोटे से पैसिफिक पार्ट में हो जाती है। सही है, वो तो बात समझ में आ गई कि यहाँ एक छोटे से पैसिफिक पार्ट में हो गई रप्चर। सही है, उसको हम सही कर लेंगे, वो आराम से सही भी हो जाती है, कोई उतनी सीरियस कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो सीरियस कंडीशन चला जाता है, वो होता है हीमाटोमा तक सीरियस कंडीशन चली जाती है। सही है। अच्छा, स्ट्रोक को जो है सर्जरी के बगैर भी ठीक किया जा सकता है। सर्जरी के बगैर से ठीक किया जाए, कोई मेडिसिन होती हैं जिससे आपका जो थिकनेस होती है ना ब्लड की, वो ख़त्म कर दो, क्लॉटिंग का फैक्टर है वो ख़त्म कर दो, ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होगा कुछ दवाइयों से। तो क्या होगा? ब्लड अपनी जगह चलता रहेगा। कुछ दिन गुजरेंगे, क्योंकि टिश्यू है, खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस करता है, ब्लड वेसल खुद ब खुद हील कर जाएगी, सारा मामला ठीक हो जाएगा। स्ट्रोक के अंदर कोई सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती अक्सर। हाँ, कभी कभी करनी पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी करनी पड़ती। दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है इसे। लेकिन हीमाटोमा के अंदर कोई मतलब ना दवाई नहीं चलती। हीमाटोमा के अंदर डायरेक्ट सर्जरी की जाती है। अब वो क्यों की जाती है? क्यों? जब हम स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं, उस बंदे को स्ट्रोक हो जाता है, हम कुछ करते नहीं है, स्ट्रोक हो गया, अब स्ट्रोक की वजह से क्या होगा? हीमाटोमा हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रोक को हमने सही टाइम पे रिकवर कर लिया तो हीमाटोमा कहानी पहुंचेगी नहीं। स्ट्रोक की मैंने आपको कहानी बता दी कैसे होगा। कोई ब्लड वैसे रैप्चर हो गई, बहुत सारे फैक्टर है, एक हाइपरटेंशन हो गई, इंजरी हो गई, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हुआ, रुका ब्लड, और जो पीछे से आ रहा था वो भी रुका। अब उससे क्या हुआ कि आगे तो ब्लड पहुंचा नहीं, एक तो ये हो गया। अगर जो आगे ब्लड नहीं पहुंच रहा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ वाला ये जो सेल होगा या ये ब्लड वेसल होगी, ये तो डैमेज हो गई, ये तो डेड हो जाएगी। चलो, ये कहानी एक अलग है, ये आपकी बुक में लिखी भी नहीं है। स्कीमिया हम इसे कहते हैं। स्कीमिया के अंदर क्या होता है, कहना कि ये पार्ट डेड हो जाता है। सही है, चलो वो एक अलग कहानी। अभी हम बात कर रहे हैं कहना जो पीछे से जो ब्लड आ रहा होगा आगे पहुंचेगा नहीं। सही है, हिमाटोमा होगा। सही है, तो हिमाटोमा, सॉरी क्या बताया, आगे से ब्लड आगे पहुंचेगा नहीं, और ब्लड वेसल डैमेज होगी, हिमाटोमा हो जाएगा, और पार्ट डैमेज होंगे, जिसकी वजह से अब जहाँ जहाँ ब्लड नहीं पहुंच पाएगा वो डेड होते जाएंगे, जिससे और कंडीशन खराब होगी। तो बहुत सारी बीमारियाँ उठ सकती हैं अगर हम स्ट्रोक को रिकवर ना करें। सही है, हिमाटोमा के अंदर मैंने आपको बता दी है कहानी, इस तरीके से हिमाटोमा होता है। आगे आ जाओ। इन्फेक्शंस डिजीज होती हैं कुछ, जिसके अंदर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नाम एक मैं पेज ले लेता हूँ पहले तो। हम्म, अच्छा जी, क्या मैंने बोला? इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन डिजीज के अंदर क्या क्या आ जाता है? एक मिनट, पेन चेंज कर लो यार। ये सारी बातें मतलब कहानियों की तरफ समझ में मज़ा ज़्यादा अच्छे से आता है, क्या ना, इनको इसी तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? इन्फेक्शन पढ़ रहे थे, 2 मिनट का गैप आ गया था, सॉरी। ये आ गया आपका इन्फेक्शन वाले। अब इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या होता है? एक होता है अल्जाइमर डिजीज। सही है, अल्जाइमर के अंदर क्या क्या बातें बताई जाती हैं? सॉरी, मैनेजाइटिस, हम मैनेजाइटिस पढ़ रहे थे। सही है, अल्जाइमर के आगे है क्या तुम लोग? नहीं, अल्जाइमर तो है ही नहीं, वो आगे कहानियों में है। सही, हम मैनेजाइटिस पढ़ रहे थे, इन्फेक्शन के अंदर पढ़ रहे थे। सही है, तो इनमें क्या आता है कहानी के अंदर? ये क्या कहते हैं कि मैनेजाइटिस हो जाती है, इन्फेक्शन डिजीज है। इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया की वजह से होगा पहली बात, या वायरल होगा। वायरल किसकी वजह से होगा? जिसके अंदर जो है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वायरस की वजह से होगा। वायरल है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। इन्फे बैक्टीरियल वाला इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जाएगी, लेकिन वायरल है, वायरस की वजह से हुआ है तो कोई एंटीबायोटिक नहीं है, खुद ब खुद वक्त के साथ सही हो जाएगा। पहली बात, मैनेजाइटिस की यही वजह है, लिखी हुई है बुक के अंदर, कि या तो ये होगा आपको किसी वजह से होगा, ब्रेन के अंदर होगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होगा, कॉज क्या है? इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के वायरल की वजह से हो सकता है, फंगस भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि वायरल है या इन्फेक्शन है? आपसे ब्लड कल्चर का टेस्ट किया जाता है या ब्लड काउंट किया जाता है, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स को देखा जाता है। अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो गए
नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा है तो बैक्टीरियल है, लेकिन अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो ये वायरल है। बात पता चल गई कि कैसे पता चलता है वायरल और बैक्टीरियल के दरमियान के कौन सा वायरल है बैक्टीरियल है। वायरल के अंदर जो है आपके ब्लड सेल्स, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो नॉर्मल से कम हो जाएंगे, और बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे नॉर्मल से। ये है कहानी छोटी सी, कितना आसान है। अच्छा, सिम्टम क्या होंगे? हाई फीवर, नेक में पेन होगा, सही पैरालिसिस भी हो सकती है और इवन के डेड भी हो सकती है। सही, अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाए मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट अगर बैक्टीरियल है तो जाके उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर बैक्टीरियल है और बैक्टीरिया फैल गए तो बहुत बुरा हो सकता है और बहुत मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा अगर देर से किया जाए। जैसे स्ट्रोक के अंदर देर करोगे हिमाटोमा तक पहुंचोगे, क्यों सर्जरी तक पहुंचा रहे हो कहानी को, तो इसलिए यहाँ पे भी सर्जरी तक कहानी नहीं पहुंचनी चाहिए। अगली बात पे आओ, इंसेफेलाइटिस से। ये क्या करता है? इंसेफेलाइटिस भी जो है बिल्कुल इसी तरीके का है, अगर मैं यहाँ स्पेलिंग लिखूँ आपके लिए। मुझे आज ये चैप्टर मुकम्मल कराना है तभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और लिख कम रहा हूँ मैं। ये किस वजह से होता है? ये भी इन्फ्लेमेशन है, ये होता है वायरल्स या फंगस। वायरल ही होगा, ये बैक्टीरियल नहीं होगा। फीवर, हेडेक, वीकनेस, वही ट्रीटमेंट वही सारे काम है। इन्फेक्शन रिवीलिंग है, मतलब ट्रैकलिंग कर लिया जाए बहुत है बस। स्ट्रक्चर के पास आओ, स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? अगला है तुम्हारा ट्यूमर, जो कि स्ट्रक्चर के अंदर आता है। यहाँ तक ये खत्म हो गया। अगला स्टार्ट हो रहा है ट्यूमर, स्ट्रक्चर का पार्ट है। बुक को खोल के रखो, देखते जाओ उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। सही है। इसके अंदर क्या होता है, कहना एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, कैंसर तक ये कहानी जाती है। ये ट्यूमर होता है, ट्यूमर के बारे में आपको पता होगा। ट्रॉमा, ट्यूमर, पैरालिसिस, सेंसर। अच्छा, सेंसर किसे कहते हैं? मिल्ली के तौर जिसे कहते हैं हम लोग, कोमा डेड तक पानी पहुंच जाती है। फंक्शन की वजह से सीएनएस होता है, फंक्शन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, कार्डिनल। अब ये फंक्शन के अंदर क्या हेड है? जो सर का दर्द। सर का दर्द तीन वजह से हो सकती है। एक प्राइमरी होगी जिसके अंदर आप क्या है तो टेंशन होगी या कोई क्लस्टर होगा। सही है। और ना, जब आप ना माइग्रेशन कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह तो सर का दर्द होगा। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी के अंदर ये होगा कहना आपके जो है कहीं इन्फेक्शन होगा, कोई ब्लीडिंग होगी, दांत में दर्द, आंखों में दर्द होगा, सर का दर्द भी होता है, ये आपको मालूम होगा। क्रैनियल के अंदर क्या होता है कि बाहर के नफ होती हैं जो कि आपकी होती हैं। कोई मसल्स में दर्द होगा आपके मुंह के, जो मसल्स हैं मुंह के जबड़े जिसे कहते हैं, वहां पे दर्द हो तो सर के अंदर दर्द हो सकता है ये, जिसे हम ट्रेशरी के अंदर डालते हैं। अच्छा जी, आगे आओ। डीजेनेरेटिव। अच्छा, ये जो मैंने फंक्शनल बताया, सर का दर्द, दर्द हकीकत ये ब्रेन का दर्द नहीं है। ये दर्द जो है आपके नर्व का दर्द है। सही है ना, नेक के अंदर दर्द होता है। हेडेक कभी भी ब्रेन दर्द नहीं होता। ब्रेन एक वो वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर जो दर्द महसूस ही नहीं करता। इसका दर्द कोई भी महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ यही खुद ही महसूस कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये एक अच्छी बात है। सही है ना। तो यानी ब्रेन का जो आपको लगता है कि आपके सर में दर्द है, भाई वो आपके ब्रेन में दर्द नहीं हो रहा होता, वो आपके जो नर्व्स वहाँ पे सर्कुलेट कर रही होती है उनमें पेन हो रहा होता है। अब आ जाए अल्जाइमर डिजीज, बेहतरीन डिजीज, डिजेनरेटिव है। वक्त के साथ साथ क्रोमोसोम हम पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम के अंदर हमने बात पढ़ी होगी। प्रोटेक्टिव कैप होता है। सही है। एनची जो कि कॉज करता है वक्त के साथ आपकी भूलने की बीमारी जो होती है अल्जाइमर डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, बंदा भूलना शुरू हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है। सही है। डोपामिन की, अच्छा इसके अंदर मेमोरी लॉस होगी। और ट्रीटमेंट नो क्योर है, बस कंट्रोल सिम्टम किया जाता है, जैसे एड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, क्या है ना, ये डिजीज होती है अल्जाइमर की रिवर्स हो जाती है क्योंकि कॉज क्या है? इनहेरेंटिंग सेंटर जीन के ना, वही विरासत का मामला है इसके अंदर। और मैंने बोला एक एनजी का भी असल किरदार उसमें होता है। अच्छा, पार्किंसन डिजीज पे आओ। पार्किंसन डिजीज क्या कहता है, क्या यही सारी कहानी है। लेकिन ये असल जो है, जो पार्किंसन डिजीज है ये असल वाली कहानी है, जिसके अंदर हम जो है डेट और डोपामिन कहते हैं। ये क्यों हो जाती है? या तो आप सिगरेट ले रहे हो, ज़्यादा कैफीन ले रहे हो, पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। डोपामिन कैसे डेड होती है, एक्टिकोलिन कैसे डेड हो जाता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा, मैंने पूरी कहानी बताई थी। क्या आप टी ले लेते हो, आना एक्टिकोलिन को होता है, आ कौन जाता है, कैफीन जाता है, एक्टिकोलिन रिलीज होना बंद हो जाता है, पूरी कहानी बता दी है। यही पार्किंसन डिजीज के अंदर भी कहानी है। आप डोपामिन के डेड करा देते हो, आपकी खुद की वजूहत होती हैं। एंड प्रोटेक्टिव कवर होती है क्रोमोसोम, एक तो वक्त के साथ साथ वैसे ही क्या अपनी लॉस कर लेता है, एनजी को, कैप को लॉस कर रहा होता है। फिर क्या होता है, क्या है ना, वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है
तो आप बूढ़े होते जाते हो, वैसे क्रोमोसोम भी अपनी ताकत लूज करते हैं, प्रोटेक्टिव कवर भी कम होती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, और फिर डोपामिन डेट हो जाती है। और डोपामिन डेट करने की आपकी खुद की वजूहत हैं, और वो क्या हो सकती हैं पूरे पहले लेक्चर के अंदर, से पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। डोपामिन भी बिल्कुल वैसी ही कहानी है। डोपामिन है खुद क्या, पढ़ चुके हम लोग, सही है, जो कि प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन करता है, और पहले लेक्चर्स में मौजूद हैं, शुरू के लेक्चरों में, सही है। बस इतना ही है, और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म। एक दो चीज़ें बाकी हैं, इंशाल्लाह वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप खुद देख लो, सही है। बुक के अंदर मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, इसका जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि एक इनिशिएटिव ले लिया गया है कि उसको भी हम वीडियो को अपलोड किया करेंगे टीम की तरफ से, यही हमने सोचा है। तो अभी तो फिलहाल उसको हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो कैसा लगा चैप्टर पूरा, आपको ये पूरा चैप्टर कवर अप कराया, 19 लेक्चर मैंने हैं इस पे, पूरे 19 पेजेस पे मुश्तमिल था। हाँ, आज की जो डिजीज़ हैं थोड़ा स्पीडली मैंने पढ़ा है, टाइम कम रह गया है, मेरे को एक और चैप्टर मुकम्मल कराना है, ताकि जो एक मेन मेरा इनिशिएटिव था इस साल का वो मुकम्मल हो सके। और जो वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कोर्स, उनके लिए पुरानी वीडियो के अंदर देख लें, जहाँ पे आपको पूरी बातें बता चुका हूँ मैं, या तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, नंबर आपको शो हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर, वहाँ पे आप देख लें, तो वहाँ से कांटेक्ट कर आपको बता दिया जाएगा कि फ्री ऑफ कोर्स आप पूरा कोर्स कैसे ले सकते हैं, ताकि आपका कोर्स मुकम्मल हो जाए और आपके पेपर अच्छे जा सकें इस साल वाले। नेक्स्ट साल वाले तो यूट्यूब पे सारी अपलोड हो जाएंगी, उनको कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है मोहम्मद हमाद। अल्लाह हाफिज़।